ख़वातीन कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। दूर तक जाती सुनसान वीरान सड़क और गहरा होता अंधेरा हारिस की परेशानी में इजाफा कर रहा था। एक तो अजनबी शहर और कोई जान पहचान वाला भी नहीं था। वो परेशान नजरों से अपने चारों अतराफ देख रहा था। बस से उतरने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए। उसे लग रहा था कि उसने यहाँ आने में जल्दबाजी से काम लिया है, पर वो क्या करता। गुर्बत ने इसे शहर आने पर मजबूर कर दिया था। गांव में कोई ऐसा काम था ही नहीं जिससे वो अपनी माँ और छोटे बहन भाइयों की कफालत करता। वालिद कम उम्री में ही फौत हो गए थे। अब हारिस ही घर का बड़ा था। माँ ने इसे शहर आने से पहले समझाया था, मगर हारिस के सर पर शहर आकर नौकरी करने का भूत सवार था। चल बेटा, अल्लाह मालिक है हारिस। जब यहाँ आ ही गया है तो अल्लाह कोई न कोई सबब कर ही देगा। वो मुंह में बुड़बुड़ाते अपने अनजाने रास्ते की तरफ चलने लगा। बढ़ते हुए अंधेरे की वजह से उसे रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वो किस तरफ जा रहा है। चलते चलते वो किसी पत्थर से टकराया था। इसने गौर किया तो वो कोई कब्र थी। इसके तो बदन में सनसनी सी दौड़ गई। वो जल्दी से घबराकर कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ। वो इस वक्त किसी कब्रिस्तान में खड़ा था। वो घबराकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। चांद की हल्की हल्की रोशनी में अब वो बहुत देखभाल कर चल रहा था और तेज तेज कदम उठा रहा था। बात सुनो बेटा। अपनी पुश्त पर किसी मर्दाना आवाज पर वो इतना खौफजदा हो गया कि पीछे पलटे बगैर तेज तेज दौड़ने लगा। भागते भागते वो कब्रिस्तान की हुदूद से बाहर निकल आया। अरे बेटा सुनो तो, वो आदमी हारिस के पीछे आते हुए बोला। डरो मत, मैं इधर ही का रहने वाला हूँ। वो बुरा आदमी था और हारिस की आंखों में डर को देखकर कहने लगा, बेटा मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी नजर तुम पर पड़ी। इस जगह नए मालूम हो रहे हो? जी मैं गांव से आया हूँ नौकरी की तलाश में। हारिस जरा मुतमईन होते हुए बोला, लेकिन मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानता और मुझे रहाइश का भी कोई अता पत्ता नहीं। बेटा रहाइश की तुम फिक्र न करो, यहाँ करीब ही मेरा घर है, तुम रात मेरे घर रह सकते हो। बूढ़े की पेशकश पर हारिस की खुशी दीदनी थी। लेकिन किराया क्या होगा आपका? बेटा किराए की फिक्र नहीं करो, जब तक दिल चाहे रहना। बेटा घर में मैं और मेरी बीवी ही होते हैं। हमारा अकेलापन भी दूर हो जाएगा और तुम्हारा रहाइश का मसला भी खत्म हो जाएगा। हारिस को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी इसकी इतनी बड़ी मुश्किल दूर हो जाएगी। बातें करते करते वो एक घर की जानिब आकर रुक गए। घर काफी पुराना खस्ता हालत का लग रहा था। घर में दाखिल होते ही अजीब सी ठंडक का अंदेशा हो रहा था। इतनी गर्मी में भी घर का माहौल अजब ठंडक लिए हुए था। बड़ा सहन था जहां पर एक तख्त बिछा हुआ था। सहन की जानिब एक छोटा सा बावर्ची खाना था और दूसरी जानिब छोटा सा एक कमरा था, जहां पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दे रही थी। सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी काली सिया कैट हारिस को वहशत से घोर रही थी। कैट की नजरों से हारिस को अजीब ही वहशत का एहसास हो रहा था। सहन में लगी सीढ़ियों की जानिब वो बूढ़ा हारिस को लेकर बढ़ा। सीढ़ियां ऊपर की जानिब जा रही थी। हारिस भी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलने लगा। सीढ़ियों के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा था और कमरे के बराबर में एक छोटा सा बाथरूम था। बेटा ये तुम्हारा कमरा है। बूढ़ा आदमी कमरे की जानिब जाते हुए बोला। अब तुम आराम करो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। नहीं नहीं, मैं बस सोना चाहता हूँ, बहुत थक गया हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, सुबह मुलाकात होगी। हारिस सारे कमरे का जायजा लेने लगा। कमरे में कालीन बिछा था। कोने में सिंगल बेड रखा था और बेड के सामने 2 कुर्सियां रखी हुई थी। हारिस एक तरफ बैग रखकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो खुद को काफी पुरसुकून महसूस कर रहा था। वो लेटने से पहले कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद खिड़की बंद करने लगा। वो खिड़की सीढ़ी की जानिब खुलती थी। इसी कमरे में दूसरी खिड़की भी थी जो रूट की जानिब खुलती थी। हारिस इस खिड़की की तरफ देखने लगा तो खिड़की से नजर आते कब्रिस्तान की तरफ इसकी नजर पड़ी। इसने घबराकर खिड़की बंद कर दी और बेड पर आकर लेट गया। थकावट थी इसीलिए लेटते ही नींद की आगोश में चला गया। सुबह आंख उसकी दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खिली। वो जल्दी से उठा तो वो बूढ़ा इसे खिड़की से झांकता दिखाई दिया। बेटा दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो वो बूढ़ा हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा था।
बेटा नाश्ता करके नीचे आ जाना। नाश्ता करने के बाद हारिस नीचे चला आया, जहां सहन में वो कल वाली औरत तख्त पर विराजमान थी और पास इसके वो बूढ़ा बैठा था। आ जाओ बेटा। तख्त पर बैठी बूढ़ी औरत हारिस की जगह अपने पास बनाते हुए बोली, मेरा नाम सईदा है और इनका नाम शुएब है। वो बूढ़ी बोली, बेटा कुछ अपने बारे में तो बताओ। अम्मा, मेरा नाम हारिस है और मैं गांव से शहर नौकरी के सिलसिले में आया हूँ। अच्छी बात है बेटा, तुम यहाँ आराम से रहना, खाने पीने के बारे में फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया अम्मा, मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ। इस अजनबी शहर में आपने मेरी बहुत मदद की है। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ, नौकरी की तलाश में मेरे लिए दुआ करें कि कोई माकूल नौकरी मिल जाए। थोड़े ही दिन बाद हारिस को एक क्लर्क की नौकरी मिल गई। शाम के वक्त वो बूढ़ा बूढ़ी बातें कर रहे थे तो हारिस का बाहर जाने का मन किया। वो दरवाजे की जानिब बढ़ा। कहाँ जा रहे हो बेटा? शुएब ने पूछा। जी मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ काम है। वक्त देखो बेटा, इतनी रात को जाओगे और हालात भी ठीक नहीं। तुम ऐसा करो, तुम कल चले जाना, अभी तो मैं तुम्हें दरवाजा खोलने की भी इजाजत नहीं दे सकता। हारिस ये सुनकर चुपचाप अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अच्छी मुसीबत है यार, अभी तो रात के 9 ही तो बजे हैं। कैसी मुसीबत है कि अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। मगरिब के बाद बाहर नहीं जाना, डाकू आ जाएंगे। जैसे डाकू उन्हीं की ताक में बैठे हूँ। हारिस जलता भुनता बड़बड़ाता हुआ बेड पर आकर बैठ गया। इसे वैसे तो कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन इस बूढ़े मियाँ बीवी के रोकने पर गुस्सा आता था। बिस्तर पर लेट लेट कर वो बेजार हो गया तो कब्रिस्तान की तरफ वाली खिड़की की जानिब बढ़ा। काफी सुनसान इलाका था, आबादी भी बहुत कम थी। हारिस ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो 2 लड़कियां उसे नजर आई जो कब्रिस्तान से गुजर रही थी। वो हारिस की तरफ देख रही थी और हाथ के इशारे से हारिस को बुलाने लगी। हारिस बहुत हैरान हुआ कि इतनी रात को लड़कियां यहाँ क्या कर रही हैं। हारिस ने घबराते हुए खिड़की बंद कर दी और कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे झांकने लगा। सहन में कोई नहीं था। वो दबे कदमों नीचे आ गया और आहिस्ता से दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। पलटकर यकीन दहानी के लिए देखने लगा कि कहीं वो बूढ़ा बूढ़ी तो नहीं जाग रहे। अभी वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक सहन में लगे नीम के दरख्त पर बैठी कैट हो रही और हारिस पर हमला कर गई। हारिस इस अचानक हमले पर तैयार न था। वो एकदम सटपटा सा गया। वो काली सिया कैट हारिस को घूर कर देख रही थी। हारिस जल्दी से उठा और अपने कमरे की जानिब भागा तो पीछे से किसी निस्वानी कहकहे की आवाज पर वो बदहवास हो गया, जैसे इसके इरादे नाकाम बनाने पर कोई हंस रहा हो। वो दरवाजा बंद करके बुरी तरह हाँफने लगा और बहुत खौफ महसूस करने लगा। कहीं फजर के वक्त जाकर हारिस की आंख लगी। दूसरे रोज वो ऑफिस से घर आते हुए पीछे से आती हुई निस्वानी आवाज पर पलट कर देखने लगा। कैसे हैं आप? पीछे वही 2 लड़कियां थी रात हारिस ने जिन्हें खिड़की से देखा था। हमने तो आपको हाथ हिलाया था, लेकिन आपने तो ऐसे डर के खिड़की बंद कर दी जैसे हाथ न हिलाया हो कोई गोली मारी हो। वो शौक से लड़की मुस्कुराते हुई बोली। अब हारिस की अक्सर आते जाते इन लड़कियों से मुलाकात हो जाती। जिस वक्त हारिस ऑफिस से आता था तो वो लड़कियां भी इसी वक्त एकेडमी से पढ़कर आती थी। हारिस को शोख और चंचल सी हिरा अच्छी लगने लगी थी। वो अब घर की तरफ से भी मुतमैन था। पाबंदी से अपने गांव पैसे भेजता था। गांव में सभी हारिस की नौकरी से खुश थे, क्योंकि घर के हालात अब बेहतर होने लगे थे। एक बार हिरा ने हारिस से रात को मिलने की फरमाइश की। हुरुत्तम, मेरे मालिक मकान को नहीं जानती, शाम के बाद वो मुझे घर से निकलने नहीं देते और मेरी चौकीदारी के लिए वहाँ एक कैट भी मौजूद है जो मेरी टावर में रहती है। हारिस कैट वाला वाकया सुना ही रहा था कि हुरिक के साथ खड़ी सहरिश जोर से हंस दी। इसके हंसने पर वो मुंह बनाने लगा। खैर, हारिस मिलने की हामी भरते हुए घर चला आया और रात जब शुएब अंकल खाना लेकर ऊपर आए तो वो सोने के एक्टिंग करने लगा। कुछ देर बाद वो सहन में झांक कर नीचे देखने लगा कि कोई है तो नहीं और इत्मीनान से वो नीचे चला आया। वो दोनों मियाँ बीवी सोने के लिए कमरे में जा चुके थे। उसने सहन में लगे दरख्त की जानिब पलट कर देखा तो वहाँ कैट भी मौजूद नहीं थी। दरवाजा खोला और वो बाहर चला आया। वहाँ हिरा इसका इंतजार कर रही थी। सहरिश नहीं आई। सहरिश को इसके साथ न पाकर वो बोला, नहीं हारिस, वो बोल रही थी कि मैं कबाब में हड्डी बनकर क्या करूंगी, तुम जाओ। हिरा शरारत से आंख मार के बोली,
इसकी बात पर वो हंस कर देखने लगा जो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। आओ हारिस पार्क में चलते हैं। हिराय से सामने कब्रिस्तान में बने पार्क में ले आए। इतनी रात में वो कब्रिस्तान जाते हुए डर रहा था। हारिस डरो मत, इस कब्रिस्तान के बाद पार्क है। वो हुर्रिक के साथ पार्क में चला आया। हिराय से अपने बारे में बताने लगी कि सहरिश और मैं दोनों सहेलियां हैं और दूसरे शहर से तालीम की गरज से यहाँ आए हैं। बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला कि हारिस ने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज चुके थे। सिर्फ इतनी देर हो चुकी है। हारिस घबरा कर खड़ा हो गया। हाँ चुल्लू, सहरिश भी मेरा इंतजार कर रही होगी। हुर भी इसके साथ खड़ी हो गई। दोनों बातें करते पार्क से बाहर निकल आए। कब्रिस्तान में खड़ा गोरकन हारिस की तरफ देखने लगा। इसकी आंखों से खाइफ होता हारिस हिरा को खुदा हाफिज कहता घर आ गया। घर में दाखिल होते इसकी नजर दरख्त पर बैठी कैट पर पड़ी। कैट हारिस को ही घूर रही थी। तुम्हें मना भी किया था, इतनी रात भर घर से बाहर रहना ठीक नहीं है, पर तुम हो के सुनते ही नहीं हो। उर्फ अम्मा जाग रही है। वो सर पकड़ कर ही रह गया। अब आ गए हो तो खाना खा लो। तुमने रात खाना भी नहीं खाया था। तख्त पर खाना रखा है। बावर्ची खाने से सईदा अम्मा की आवाज आ रही थी। हारिस शर्मिंदा होते हुए तख्त पर पड़े खाने की तरफ बढ़ गया और वहीं बैठकर खाने लगा। उसे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। खाने के बाद वो बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गया। अम्मा जी, मैं मुआफी चाहता हूँ, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और खाना बहुत मजेदार बना था। हारिस के ये अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए थे क्योंकि वहां तो कोई मौजूद ही नहीं था। हारिस खौफजदा नजरों से अम्मा के कमरे की जानिब देखने लगा तो अम्मा बेड पर सो रही थी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हारिस घबराता हुआ अपने कमरे में चला आया। दूसरे दिन ऑफिस से छुट्टी थी। दोनों बूढ़ा बूढ़ी तख्त पर बैठे थे। मैं उनके पास चला आया। अब दोनों की शादी को कितने साल हो गए? बेटा 50 साल हो गए हैं जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। औलाद के लिए बड़ी दुआएं मांगी मगर औलाद नहीं हुई। वो माजी को सोचते हुए आप दीदा हो गए। बेटा मेरे तो बस यही बच्चे हैं। वो दरख्त पर बैठी बिल्लियों की जानिब देखते हुए बोली। अम्मा, आपको बिल्लियां बहुत पसंद हैं किया? हाँ बेटा। वो मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश हो गई। तो हारिस दरख्त पर बैठी बिल्लियों की तरफ देखने लगा। इनमें से एक कैट की आंखों में अजीब सी चमक थी। हारिस देखते हुए झुरझुरी लेकर रह गया। तुम्हारे अंकल को बोला था मैंने, दूसरी शादी कर लो औलाद के लिए, लेकिन माने ही नहीं। हारिस बोला, अब ही से मोहब्बत करते होंगे ना? सईदा मुंह पर दोपट्टा लेकर हंसने लगी। अम्मा जी, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? बेटा ये इलाका शुरू ही से सुनसान है, आबादी तो यहाँ है ही नहीं। हारिस खामोश हो गया। देर रात को हारिस की अचानक आंख खुली तो नीचे सहन से आती बातों की आवाज पर वो हैरान हुआ कि इस वक्त नीचे कौन है। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाजा खोलकर नीचे झांकने लगा तो सहन में शादी का समा था। पूरा सहन रोशनियों से जगमगा रहा था। औरतें जर्द बर्क लिबास पहने हुए थी। हारिस ने गौर किया तो तख्त पर एक लड़की दुल्हन बने नजर आए और उसके आसपास काफी लड़कियां तैयार हुई बैठी थी। खाने की लजीज खुशबू सारे घर में फैली हुई थी। एक तरफ खाने की देगें रखी हुई थी। सीढ़ियों पे खड़ा हारिस ये सब हैरानगी से देख रहा था। आजा हारिस बेटा नीचे। शोएब अंकल की हारिस पर नजर पड़ी तो वो हारिस को बुलाने लगे। हारिस नीचे आ गया। बेटा ये हमारे पड़ोस की बच्ची है, इसकी शादी है। तुम्हारी आंटी सईदा ने बोला था कि बच्ची की रुखसती हमारे घर से ही होगी क्योंकि बचपन से ही ये बच्ची हमारे घर आती जाती है। अंकल की बात पर हारिस बूढ़ी अम्मा की जानिब देखने लगा जो शादी के हर काम में आगे आगे थी। खाना लगा तो हारिस भी खाना खाने बैठ गया। इतना लजीज खाना था कि हारिस को अब नींद आने लगी थी। दूसरे दिन ऑफिस भी जाना था तो वो सोने के लिए ऊपर कमरे में दाखिल हो गया। उसे लगा कि इसके पीछे पीछे कोई आया है। गुलाब की तेज खुशबू इसे महसूस हुई। हारिस जो कि बिस्तर पर दराज था घबराकर उठकर बैठ गया। निस्वानी कह कहे इसकी समातों से टकराया। कौन है? हारिस ने डरते डरते पूछा। वो खौफज़दा अपने चारों तरफ देखने लगा मगर वहां कोई न था। पूरी रात इसे लगा कि कोई निस्वानी हाथ इसे सर से हिलाता रहा है। फजर के वक्त तक यही सब होता रहा। ऑफिस में भी हारिस से काम न हो रहा था क्योंकि रात भर वो सो ना सका था।
शाम वापसी पर घर की तरफ आते हुए हुर नजर आ गई। हिरा को देखते ही हारिस की सारी थकान दूर हो गई। वो थोड़ी देर पार्क में बैठकर इससे बातें करने लगा। हिरा, तुम्हें पता है कल मेरे मालिक मकान के घर में उसकी पड़ोसन की शादी थी। दुल्हन बनी लड़की को देखकर मुझे ख्याल आया कि एक दिन तुम भी मेरी दुल्हन बने बैठी होगी। काश। हिरा धीरे से बोली। क्या मतलब? वो नासमझी से बोला। काश ऐसा हो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूं। फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। मैं कुछ दिनों तक अपने गांव जाऊंगा तो तुम्हारी और अपनी शादी की बात करूंगा। हारिस, क्या सच में तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ हिरा, मैं वादा करता हूँ कि शादी तुमसे ही करूंगा। घर आकर हारिस बैग वही पैक करने लगा क्योंकि परसों वो गांव जा रहा था। आज रात भी हिरा ने उसे पार्क में मुलाकात करने का कहा था। हुर से रात को मुलाकात के बाद पार्क से वापसी पर हारिस किसी पत्थर से टकराया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। इसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च जलाई। मोबाइल की रोशनी सीधी कब्र पर पड़ी। हारिस की आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कब्र की तख्ती पर लिखा था शुएब खान। वो बमुश्किल खड़ा हुआ तो इसी कब्र के बराबर में एक और कब्र थी जिस पर लिखा था सईदा शुएब। हारिस को लग रहा था कि अब वो बेहोश होकर रह जाएगा। भाई, क्या हो गया? पीछे से गोरकन की आवाज आई। वो ये कब्र। हारिस के टूटे फूटे अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे थे। हाँ भाई, ये दोनों मियाँ बीवी थे, सामने वाले घर में रहते थे। गोरकन इस घर की तरफ इशारा करने लगा जहां हारिस रह रहा था। आज से 5 साल पहले शुएब साहिब के घर में डाकू घुस आए थे और बेरहम डाकुओं ने शुएब और उसकी बीवी सईदा को कत्ल कर दिया था। भाई जान, ध्यान रखा करें, हालात आगे ही बहुत खराब हैं। यहाँ डाकुओं का बसेरा है। हारिस को बेसाख्ता अम्मा के अल्फाज याद आ गए। इतना डरे हुए क्यों हो? नहीं भाई, कुछ नहीं। हारिस भागा घर गया। मुझे किसी भी हाल में अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। हारिस खौफ से धड़कते दिल के साथ घर में दाखिल हुआ और तेजी से अपने कमरे में दाखिल हुआ। अपना सामान समेट ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो हारिस मजीद खौफजदा हो गया। सीढ़ी वाली खिड़की से देखा तो सामने हुक्री थी। तुम यहाँ कैसे? हारिस पसीना साफ करते हुए बोला। हारिस, में भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हारिस हुर्री की यह बात सुनकर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगा। तभी हारिस के दिमाग में धमाका हुआ। हिरा, तुम्हें कैसे पता कि मैं जा रहा हूँ? हारिस पास खड़ी हुर्र से पूछने लगा। तभी अचानक सहरिश बोली, हुर्र, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम उस तरह अपने कबीले की नाफरमानी नहीं करोगी। हारिस, हिरा ने आपको हकीकत बताने से मना किया था, मगर मेरे ख्याल से आपको हकीकत से वाकिफ कर देना चाहिए। हुर्री के लाख रोकने के बावजूद सहरिश बताने लगी, हमारा ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है और बाहर सहन में लगे दरख्त पर हम बहुत अरसे से रह रहे हैं। जो बिल्लियां आपको दिखाई देती हैं वो हम ही हैं। पहले दिन जब अपने इस घर में कदम रखा था तो पहली नजर ही में हिरा आपकी दीवानी हो गई थी। मैंने तो हिरा को बहुत रोका कि अगर वो आपके साथ जाएगी तो हमारे कबीले के बड़े तो हिरा को मार ही देंगे और साथ ही आपकी जान को भी खतरा है। सईदा आंटी जब यहाँ बया कर आई थी तो उन्हें हमारी मौजूदगी का पता चल चुका था। इनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए हम ही उनकी बेटियों की तरह हैं। लेकिन वो दोनों भी कब के मर चुके हैं। ये घर खाली वीरान खंडर है। उधर कोई जिंदा इंसान नहीं है। इस रात जो आपने शादी देखी थी वो हमारे ही कबीले की लड़की की शादी थी। हारिस को लग रहा था कि किसी भी वक्त इसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। हारिस का सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। हारिस, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम हमारे बेटे की तरह हो। शुएब अंकल सीढ़ी चढ़कर ऊपर आने लगे। हारिस ने खौफजदा होकर दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाह पाक मेरी मदद कर, मैं कहाँ जिन्नात में फंस गया हूँ। हारिस फूट फूट कर रोने लगा और अल्लाह ताला से मदद मांगने लगा। कलिमा पढ़ने लगा, आयत अल कुर्सी पढ़ने लगा। पूरी रात वक्फे वक्फे से दरवाजे पर होने वाली दस्तक और सईदा की सिसकती हुई आवाज, इसको जाने मत देना, मैं इसे किसी भी सूरत में जाने नहीं दूंगी। मेरा कोई बेटा नहीं है। हारिस अब मेरा बच्चा है। बूढ़ी सईदा की आवाज हारिस के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी और साथ में निस्वानी बैन करती हुई आवाज जो हुर्री की थी। हारिस, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो?
मैं तुम्हें ऐसे हरगिज जाने नहीं दूंगी। हारिस दोनों हाथों से कानों को जकड़े दरवाजे पर पुष्ट लगाए खड़ा था और कलमा पढ़ता रहा। फजर के वक्त आवाजों का सिलसिला खत्म हुआ। इसने दरवाजा खोलकर नीचे झांका जहां अब बिल्कुल खामोशी थी। वो अंधाधुंध सीढ़ियां उतरता दरवाजा खोलकर बाहर की जानिब भागा। वो बुरी तरह और पूरी जान से बस भागे ही जा रहा था। भागता भागता सड़क की जानिब आते हुए आसमान की तरफ देखा और शुक्र के आंसू इसके गाल पर थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा बचकर आ गया है। ये सोचकर उसके रूंगटे खड़े हो रहे थे कि वो 6 महीने जिन्नात के साथ रहा है। आज इस बात को 10 साल गुजर चुके हैं और आज 8 साल बाद वो अपनी माँ और बीवी बच्चों के साथ शहर में मुकीम है। आज किसी काम से जब वो अपनी बीवी के साथ इसी सुनसान इलाके से गुजरा तो इत्तेफाक से इसी घर के पास से इसका गुजर हुआ। घर के पास से गुजरते हुए इसके पूरे जिस्म में एक सर्द की लहर दौड़ गई। आज भी वो घर वैसे ही वीरान पड़ा था। हारिस की निगाह बे-इख्तियार इस कमरे की खिड़की की जानिब उठी जहां उसने 6 माह कयाम किया था, मगर वहां के मंजर ने इसे दहशत से खौफजदा कर दिया। हिरा खिड़की में खड़ी मुस्कुराती हुई हाथ हिलाते हुए दिखाई दी। हारिस ने खौफजदा हैकर अपनी निगाहें नीचे की और कलिमा पढ़ते हुए गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी और इस इलाके से बाहर निकल गया। नाजरीन, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।